लेकिन ये एक रागिनी नायक कांग्रेस का ट्वीट है, मैं पढ़ना चाहता हूँ रंजीत जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। उनका सावरकर का शुद्धिकरण करने के लिए राजनाथ जी को गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। इनके हिसाब से गांधी के कहने पर सावरकर ने माफीनामा लिखा, यानी गांधी का इतना बड़ा चेला होकर गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने वाला सावरकर कायर के साथ एहसान फरामोश भी था, ये अब लिखा जा रहा है। अब बताइए, अब क्या इनको इतिहास पढ़ना चाहिए रंजीत जी? क्योंकि क्यों 1918 के बाद जब रॉयल पार्डन की बात हुई थी, तब नारायण राव जी ने महात्मा गांधी से से कहा, अनुरोध किया था कि ये जो दो मेरे बड़े भाई हैं, सिर्फ इनको कारावास में रखा गया, अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि ये दो भाई सावरकर भाई जो हैं सबसे बड़ा खतरा है, उनको डी कैटेगरी में डाला गया। फिर महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी और सावरकर से भी आग्रह किया कि देखिए आप भी लिखिए चिट्ठी। तो ये तो हिस्ट्री है, ये तो इतिहास है, तो इसको क्यों नहीं, इसको नकार कर क्यों इनको अब एहसान फरामोश भी कहने की कोशिश कर रहे हैं? और ये वो पार्टी है जिसको कि मुस्लिम लीग कहती थी कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है। इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था। नहीं, ये इतिहास ये गवाह है कि 1947 में जब गांधी की हत्या हुई तो उसके आप 18 दिन पहले की जो घटनाक्रम है, 18-20 दिन का, वो बड़ा भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी को कैबिनेट ने ये मान्यता दी है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ का निधि दिया जाए। उसके इसमें मनीबेन पटेल ने, पटेल जी की डॉटर, लड़की, उन्होंने डायरी में लिखा है कि बापू, मतलब पटेल ने ऐसा मुझे कहा कि मैं बोल के आया हूँ कैबिनेट सदस्य को कि अब मैं इस कैबिनेट में काम नहीं करूंगा। और उन्होंने गांधी को रेजिग्नेशन देने की बात, तो वो तो उनका तय हुआ था। तो गांधी ने कहा कि आप 31 जनवरी को हम तीनों बैठेंगे, जवाहरलाल, आप और मैं, उस दिन आप डिक्लेयर करो। तो तब तक ये इस पे डिसीजन लो, मगर ये तय हो चुका कि पटेल वाज गोइंग आउटसाइड द मिनिस्ट्री। और पटेल तब बम्बई आए, बम्बई नहीं, गुजरात आए। और यहाँ से मोरारजी देसाई उनको 12 तारीख को ही मिलने गए थे। 12 तारीख बड़ी विशिष्ट दिन है, क्योंकि 12 तारीख को ही सावरकर जी को एक खत लिखा गया महाकौशल हिंदू सभा के प्रमुख से कि उन्हें पटेल के दूत उन्हें आने मिले थे और वो चाहते थे कि सावरकर और पटेल में एक चर्चा हो जिसमें हिंदुआ सभा का आगे का पॉलिटिकल धोरण क्या होगा। ये पत्र अवेलेबल है, ये गांधी मर्डर केस में भी सादर किया गया है सावरकर जी ने। तो देयर वाज अ रीअलाइनमेंट गोइंग ऑन कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो पटेल ग्रुप है, वो सावरकर का हाथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि उनको तो यहाँ से बरदखल किया था, बाजू किया था। 12 जनवरी की बात है। मगर 30 जनवरी में गांधी हत्या होने के बाद ये सब बात बच गई। तो मुझे तो लगता है कि गांधी हत्या होने से सावरकर का क्या फायदा हुआ, हिंदू सभा का क्या फायदा हुआ? वो तो एक 2 नंबर का पक्ष था। अभी लोग कहते हैं कि हिंदू सभा का नामो निशान मिट गया था, मगर हिंदू सभा को वो प्री इंडिपेंडेंस पोल में 16% वोट मिले थे। 16% वोट मिलने वाली पार्टी वो बड़ी पार्टी मानी जाती है आज भी। तो इतना बड़ा पक्ष था हिंदू सभा, 16% वोट थे। आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन, इनका पूरा मतलब व्हाट वी कैन से दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड थ्रोन आउट। सावरकर जी का राजकीय करियर खत्म हो गया, तो फायदा हुआ नेहरू का। पटेल जी चले गए वहां से, उनको चुप बैठाया गया कि भाई अपना काम करो, क्योंकि जयप्रकाश नारायण और मल्लिका साराभाई, इन्होंने नेहरू के घर में रहते हुए पटेल के अगेंस्ट एजिटेशन चलाया कि इनका पब्लिक मीटिंग होती थी, आरोप होते थे कि पटेल ने आरएसएस के साथ हाथ मिलाकर गांधी को सुरक्षा नहीं दी। जब 28 दिन ये थे ही नहीं ना, 12 तारीख से लेके 18 दिन पटेल काम ही नहीं कर रहे थे। He was in resignation mode. He was not attending the ministry. ये रिकॉर्ड है। तो उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर से आरोप चाहिए, तो पटेल ने रेजिग्नेशन भी दिया 3 फरवरी को। तो उनके सेक्रेटरी शंकर, उन्होंने कहा कि आप रिजाइन करोगे तो इसका मतलब है कि जो आरोप मान्य करना होगा तो प्लीज डोंट रिजाइन। ये सब वो रेजोल्यूशन लेटर भी आज अवेलेबल है। तो ये और उसके बाद 50 के बाद इतनी एक ये सब की पावर बढ़ गई ये सब के बाद, रंजीत जी उन्होंने 1952 के इलेक्शन के बाद हर पुराने सीनियर नेता को निकाल दिया। जो उनकी ये सब जो बातें हैं ना रंजीत जी, ये सब जो बातें हैं, मैं उदय माहुरकर जी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो इसीलिए सूचना आयुक्त है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये सब बातें और जग जाहिर होना जरूरी है। इतिहास के जो तथ्य हैं इसको एक साथ हमारे पन्नों में, हमारी किताबों में आना जरूरी है, जो कि आज हमारी किताबों में नहीं है। हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में अगर आप देखें, विक्रम संपत जी ने उसको ट्वीट भी किया है कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है और कितना जो हमारा इतिहास का जो अहम हिस्सा है उसे एक एक दो पैराग्राफ में लगाकर छोड़ दिया गया है। तो ये सब जब तक जग जाहिर नहीं होगा तब तक एक धारणा बनती रहेगी।
रंजीत जी, उदय जी, जरा मेरे साथ बने रहिए। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने सावरकर पर दिए गए बयान पर क्या कहा, यह भी मैं जरा सुनवाना चाहता हूं। जेडीयू के प्रधान महासचिव और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। इतिहास की किताबें आप भी बहुत पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर सावरकर को लेकर झूठ फैलाया जाता है क्योंकि उन्होंने जो मर्सी पिटीशन लिखे थे वो महात्मा गांधी के कहने पर लिखा था। देखिए, मुझे जेल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और घंटों का भी। वहीं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वीर सावरकर, जिन्होंने लंबे समय तक वहाँ पर जेल में अंग्रेजों की यातनाएं सही। उन्होंने जेल तोड़कर बाहर आने का भी प्रयास किया और जो पानी का जहाज यात्रा में था उससे भी कूद करके ब्रिटिशों से अलग होने का भी उन्होंने प्रयास किया। ये भी इतिहास में दर्ज है। और बाद के दिनों में ब्रिटिश अधिकारी और उनके बीच में इकरारनामा है, ये भी इतिहास में दर्ज है, जिसमें वो अपने आप को आंदोलन से मुक्त करते हैं, जिसको माफ़ीनामे के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। तो अर्ध सत्य ये है कि उन्होंने बहुत यातनाएं सही और अर्ध सत्य ये है कि बाद के दिनों में ब्रिटिश शासकों के और उनके बीच में तालमेल हुई। अर्ध सत्य है यानी आधा सत्य तो है। आधा सत्य है, आधा सत्य यातनाओं का भी है, आधा सत्य ब्रिटिश अधिकारियों के साथ तालमेल का भी। लेकिन राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो महात्मा गांधी के कहने पे उन्होंने पत्र लिखा, और जो ये आरोप लगा रहे कि उनके बारे में झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा, इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनाथ सिंह जी भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पत्र लिखा। महात्मा गांधी के कहने पर लिखा या नहीं लिखा, इसके सबूत और प्रमाण सब लोगों के सामने सार्वजनिक हो जानी चाहिए, तो अच्छी बात है। धनंजय गिर, विक्रम संपत और उदय माहुरकर, इन तीन किताबों को पढ़ेंगे, सारे साक्ष्य हैं। और रंजीत सावरकर जी से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उन्होंने जो रखे हैं साक्ष्य उसको सुनेंगे तो सारे साक्ष्य सामने हैं। पर उदय माहुरकर जी, यहां पर भी देखिए अर्ध सत्य। सावरकर एक ही व्यक्ति थे जिनको कि उनके छूटने के बाद से लेकर 15-20 साल तक नजरबंद रखा गया था। रत्नागिरी तक, अपने घर तक नहीं जाने दिया गया, उनको रत्नागिरी में भी रहने को कहा गया था। मुंबई आते थे तो भी उनको परमिशन लेके आना पड़ता था। इतना नजर रखा जाता था वीर सावरकर पर। क्या ये सबको नहीं मालूम? उदय जी। हाँ, कहिए। मैं कहना चाहता हूं, जो आज भी सावरकर की बात को, उनके कंट्रीब्यूशन को नकारते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, ऐसा है कि सावरकर को जब जेल में से छोड़ा गया और रत्नागिरी में नजर कैद में रखा गया, ऑर्डर ये था कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की लिमिट्स को छोड़ेंगे नहीं, वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन वहां पे कई ऐसे क्रांतिकारियों को छुप के मिले, इंक्लूडिंग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो सावरकर जेल से निकलने के बाद भी जी एक इंस्पायरर थे क्रांतिकारियों के, जी एंड तक थे। जी आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस जब ये बात हुई कि आईएनए लेके वो शायद कलकत्ता तक भी पहुंच सकते हैं बर्मा के रास्ते से, तो उन्होंने अपनी जो प्रोविंशियल हिंदू महासभा थी अपने बंगाल की, उसको एक सीक्रेट ऑर्डर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि अगर ऐसा होता है तो आप ऊपर से हमसे डिस्कनेक्ट हो जाना और आप उनके साथ जुड़ जाना। जी तो आखिर तक उनका जो मन था, दिल था, वो क्रांतिकारी का ही था। जी और देश हित की बात थी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि हिंदू समाज में से भी ये जो कास्टिज्म है, एक चाणक्य नीति और कृष्ण, ये जो वर्ग का भेद है, ये हिंदू समाज से हटना चाहिए, इसके सबसे बड़े चैंपियन थे वीर सावरकर। उदय माहुरकर जी, रंजीत सावरकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और बेबाक बातचीत